सो हेलो गाइस, वेलकम टू बंक टू ब्रेन्स। मेरा नाम है अभिनव शर्मा और मैं आपको इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूँ तो आईपीयू में सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो मैथ्स, इलेक्ट्रिकल साइंस और फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिकल साइंस एक उनमें से चैप्टर है जिसमें आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स और वो भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो आपको खुद से सोच के लगाने पड़ेंगे। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप कर पाओगे इसको। तो इलेक्ट्रिकल साइंस में पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि चैप्टर्स कौन कौन से होंगे। पहला चैप्टर आपका होगा डीसी सर्किट्स, फिर आपका आएगा एसी सर्किट्स, फिर डीसी मशीन्स में आपके वो मोटर, जनरेटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, स्पीड कंट्रोल और ये सारी चीज़ें। और फिर लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा आपका ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो है डीसी सर्किट्स। तो उसके ये कंटेंट है। अब इसमें जिसमें रेड डॉट लग रखी है ना वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है। और अगर इसमें से भी मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये नोडल एंड मेश एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये दोनों जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। आपको जो है ना एक कोई भी ऐसे सर्किट दे देंगे ऐसा अजीब सा बना के, यहाँ पे जो है करंट सोर्स होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगी, यहाँ पे वोल्टेज होगी, यहाँ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, और ऐसी ऐसी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप केवीएल केसीएल लगाने बैठोगे ना तो आपको लग जाएंगे घंटे सॉल्व करने में। तो नोडल एंड मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी उसमें। तो सबसे पहला हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो है हमारा कंपोनेंट्स। अब एक सर्किट जो होता है ना उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि बैटरी, रेजिस्टर और एक स्विच आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं होती। उसमें कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के। पहला कंपोनेंट आपका कौन सा होगा? एक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैविंग देयर ओन एनर्जी और दोज एलिमेंट्स विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क, उनको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका मतलब जैसे बैटरी हो गया या फिर सोलर सेल्स हो गया। फिर आते हैं पैसिव एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स जो जिनकी खुद की एनर्जी जनरेट नहीं होती, एलिमेंट्स विच डोंट हैव देयर ओन एनर्जी सोर्स और विच डोंट प्रोवाइड एनर्जी टू द नेटवर्क, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और ऐसी ऐसी चीज़ें, बीजेटी ट्रांजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें। फिर आपके आ गए एक लीनियर एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच फॉलोज ओम्स लॉ, मतलब कि जिनका ये जो ग्राफ होता है ये एकदम सीधी लाइन होती है। आई वर्सेस वी ग्राफ जो होता है एकदम स्ट्रेट लाइन होती है वो, और ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हम लीनियर एलिमेंट्स, जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स। और वो वाले जो नहीं फॉलो करते ओम्स लॉ को, जिनकी लाइन जो है स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती है या फिर कोई और तरीके की एक्सपोनेंशियल या फिर कुछ ऐसी होती है, तो उनको बोलते हैं हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स। उनके एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांजिस्टर्स। और ये ना पूछे जाते हैं एग्जैक्टली दो दो मार्क्स के आते हैं, तो ये आप अच्छे से याद करके जाना। फिर आपका आता है यूनिलैटरल एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स इन विच करंट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। जैसे कि आपका एक जंक्शन डायोड होता है। जंक्शन डायोड में क्या होता है? सिर्फ फॉरवर्ड बायस चलता है। रिवर्स बायस में चलाओगे तो वो खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, तो इसे बोलते हैं हम यूनिलैटरल एलिमेंट। एक एग्जांपल है डायोड। फिर एक होता है बायलैटरल एलिमेंट, जिसमें करंट जो है दोनों साइड हो सकता है। जैसे आपके घर के पास जो ट्रांजिशन लाइन्स होती है उसमें करंट जो है दोनों तरफ आ सकता है, इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है, तो इनको बोलते हैं बायलैटरल एलिमेंट। तो दोज एलिमेंट्स इन विच करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस, उनको हम बोलते हैं बायलैटरल एलिमेंट, जैसे रेजिस्टर और ट्रांसमिशन लाइन्स। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है सोर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स। एक होता है वोल्टेज सोर्स, उसका कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जैसे सेल्स हो गए, बैटरीज हो गई। तो ये क्या करता है, ये करंट, ये जो सर्किट है इसमें जो है वोल्टेज प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। एक आपका हो गया करंट सोर्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन एरो, ये एरो के साथ ये सर्कल। एरो क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में एरो है वो पॉजिटिव है और जिस डायरेक्शन में टेल है एरो की वो नेगेटिव है। मतलब करंट आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है, रजिस्टर में जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है। इसका एग्जाम्पल है सोलर सेल। ऑलराइट। अब इनमें जो है ना कन्वर्जन होती है। जैसे आपको जो है कहीं पे करंट दे दिया, करंट सोर्स, तो आपको उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप करंट के साथ उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या है, वोल्टेज से करंट में कैसे जाते हैं पहले तो ये देखते हैं। तो हमारा एम क्या है? टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स वी इन सीरीज विद रजिस्टर आर। तो ये एक जैसे डायग्राम है, इसमें आपका एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस है जो 6 ओम का है। अ, हमें इसको, इस पूरे सर्किट को जो है ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? करंट सोर्स में। उसमें होता क्या है, अब जैसे पहले तो हम करंट निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू वी, दैट इज 12 वोल्ट अपॉन आर, दैट इज ए, तो 2 एम्पियर आ गया करंट अपना। अब जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, पहले जहाँ पे बैटरी है,
वहाँ पे आपके आ जाएगी करंट सोर्स, ये सिंबल बन जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, जो प्लस डायरेक्शन है बैटरी की उस तरफ एरो का पॉइंट होगा, और टेल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो आपका रेजिस्टर होगा वो सीरीज से उठ के आपका आ जाएगा पैरेलल में, यहाँ पे आ गया रजिस्टर, ठीक है। जो रजिस्टर पैरेलल में है पहले से, उसको हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो वहीं रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ऑलराइट। अब कन्वर्जन आती है करंट टू वोल्टेज सोर्स। अब इसमें क्या करना होता है, टू कन्वर्ट करंट सोर्स इन पैरेलल विद रजिस्टर आर। अब जैसे ये करंट सोर्स है आपका, ये इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ठीक है। पहले ये जो वोल्टेज था ये इसके साथ सीरीज में था खाली, और इसके साथ पैरेलल में था। बट ये जो करंट सोर्स है ये दोनों के साथ अब पैरेलल में है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, पहले तो इसको सीरीज कनेक्शन है ये इन दोनों रजिस्टर का, तो पहले तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 ओम हो जाएगा। 11 ओम होने के बाद यही सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई इन टू आर। अब देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, पहले इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, ये 11 ओम आ गया, और 11 ओम से फिर अब ये जो सीरीज, ये जो पैरेलल में था ये उठ के आ जाएगा सीरीज में, और जो आपका करंट था वो इससे इंटू हो जाएगा। तो 2 × 12, 2 × 11, दैट इज 22 वोल्ट्स। डायरेक्शन वही, जो करंट का एरो है ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव, और टेल जो है वो नेगेटिव आपकी। और जो रजिस्टर आपका सीरीज पैरेलल में था वो आपका सीरीज में आ जाएगा। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स फॉर द गिवन सर्किट। ये आपका सर्किट है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चन है आपके पास, आप इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो कुछ चैप्टर्स जो है ना जो बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनके लिए ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। तो उसके लिए बंक टू ब्रेन्स की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको जो बिल्कुल पेपर लीक नोट्स होते हैं ना वो आपको मिलेंगे। आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको अगर कोई कोर्स सीखना है, जैसे कुछ कोर्सेज है VLSI के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोर्सेज नहीं मिलते इतने आसानी से, केडेंस के हो गए, सेंटोरस हो गए, सिल्वाको टीकैड, या फिर अगर आप CSC के भी हो, AIML के किसी के भी हो, तो उसके कोर्सेज जैसे पाइथन एज हो गया, और जावा, DSA, तो ये सारी चीज़ें भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप एक बार ज़रा ज़रूर जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रा चेक करिएगा। अब आता है आपका करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, बहुत आसान है। ये आपका करंट है आई, ये ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई करंट आया। अब ये जो जंक्शन आएगा, यहाँ से वायर जो है दो जगहों पे सेपरेट हो रही है, तो आपका जो करंट होगा वो भी जो है दो जगहों पे सेपरेट हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखो जो आपका I1 होता है ना, अब I1 का क्या, देखो इसका फॉर्मूला है सिंपल सीधा साधा, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। जहाँ पे भी ऐसा दिखे, तो आपका मेन करंट क्या है, आपका मेन करंट आ रहा है आई, ठीक है। अब अगर हम I1 निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला रजिस्टर कौन सा है, R2 है, इसके सामने वाला रजिस्टर, तो इसको R2 से इंटू करना है, और डिवाइड किससे करना है, दोनों के प्लस से, ठीक है। अब सेम जो है आपका I2 में आ जाएगा, आई से तो इंटू हो जाएगा, सामने कौन सा है, R1, और नीचे दोनों का सम। ये आपका सिंपल सा, ये बहुत काम आएगा आगे भी क्वेश्चंस में, हर जगह। अब आगे देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है एकदम। जैसे ऊपर जो लगा है भाई, 60 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 60 एम्पियर। ये आपका रजिस्टर एक है, ये आपका दो है, यहाँ पे I1 ले लो, यहाँ पे I2 ले लो, ठीक है। आंसर इसका मैंने यहाँ पे दे रखा है, खुद निकाल के इसको चेक करना कि तुम्हारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन क्या होता है, देखो, व्हेन थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट अ कॉमन पॉइंट, नोड जिसको बोलते हैं, तो ये जो N है ना, ये आपका इसमें नोड है। अब इसमें ये देखो, ये आपका ना कनेक्शन एक पूरे सर्किट में आएगा बना हुआ। इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं अब। अच्छा, उससे पहले ना हम दूसरे वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। एक तो आपका स्टार कनेक्शन हो गया, दूसरा आता है आपका डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, व्हेन थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सच दैट दे मेक अ ट्राइंगल, है ना, और अ मैश, इसको बोलते हैं मैश। मैश क्या होता है, एक क्लोज्ड सर्किट, उसे मैश बोलते हैं, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज डेल्टा कनेक्शन। इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। स्टार का, वो स्टार कनेक्शन का जो है वो आपका ये सिंबल होता है, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं इसमें कन्वर्जन में। पहली हमारी कौन सी कन्वर्जन है, हमारी पहली कन्वर्जन है डेल्टा टू
स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो, इसका भी ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको ना सर्किट में ना ऐसे मिलेगा ये, जैसे ऐसा आपका सर्किट है कुछ, ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो है एक बैटरी सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे अब जो है आपको जैसे ये दे दिया, ऐसे करके ये ऐसे कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे कुछ कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, कुछ यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कनेक्शन मिल सकते हैं। तो आपको ना इस टाइम पे इसको सॉल्व करना होता है, ये देखते हुए कि आप कौन सी तरीके से, मतलब स्टार अगर इसमें ज़्यादा बेटर आ रहा है या फिर डेल्टा ज़्यादा बेटर आ रहा है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको खुद देखना होता है। इसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, और ये ना आपको लिखने से प्रैक्टिस जो होगी आपकी ऐसी होगी। पहले हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार। डेल्टा आपका ये हो गया, इसमें नेमिंग क्या दे रखी है हमने, R1, R2, R3। अब देखो R1 जो है आपका वो ए और सी के बीच में, R2 जो है वो ए और बी के बीच में, और R3 जो है आपका वो सी और बी के बीच में। इसमें हमने क्या नेमिंग दे दी है, पॉइंट्स वही है ए बी और सी। यहाँ पे आ गया आर ए, यहाँ पे आ गया आर बी, ये आ गया आर सी, और ये आपका नोड है, ठीक है। जो आपका आर ए होगा वो किसके इक्वल होगा, R1, R2 और अपॉन में तीनों का सम, ठीक है। आर बी किस में होगा, R2 R3 और तीनों का सम। आर सी क्या होगा, R3 R1 और तीनों का सम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी ऐड कर दिया आपके लिए। देखो ये ना मैंने ऐसे, मतलब इसकी वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं दी है, जिससे आप एक बार समझ जाओ कि करना कैसे, ठीक है। फाइंड द स्टार कनेक्शन फॉर दिस डेल्टा कनेक्शन, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन ना बहुत बड़े बड़े आते हैं, मतलब मैंने तो ऐसे देखा, जैसे ये आता है ना कि इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दो तो 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करके देखना, मैंने नीचे आंसर दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसमें बस हमें उल्टा करना है। अब हमें ये वाली वैल्यूज दे रखी है, और हमें इनसे ये वाली और ये वाली वैल्यूज निकालनी है। तो R1 क्या होगा, आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी। अब ऐसा क्यों है, देखो R1 जो है वो ए और सी के बीच में है। यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या क्या है, आर ए और आर सी है। आर ए और आर सी तो एज इट इज हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, आर ए प्लस आर सी, आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर बी, ठीक है। और बी कर देता हूँ, ऑलराइट। ऐसा ही आर टू के लिए, आर टू किसके बीच में, आर टू जो है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या है, आर ए आर बी है, और इन दोनों का इंटू और आर सी डिवाइड में। सेम विद आर थ्री। इसके मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। कन्वर्ट द स्टार कनेक्शन इनटू डेल्टा कनेक्शन। एक बार ये भी ट्राई करना, जब आपका ये स्टार निकलेगा तो उसको वापस इसमें करके देखना, और देखना कि आपको सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो इसमें नोट क्या है, रिप्लेस वोल्टेज सोर्स विद स्ट्रेट वायर फॉर शॉर्ट सर्किट। ये थेवेनिन के लिए है। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, थेवेनिन का एक प्रोसेस होता है निकालने का। तो कहीं पे जैसे आपको वोल्टेज दे रखी है, जैसे ऊपर अगर एक सर्किट में देखूँ तो, जैसे ये सर्किट है, इसमें आपको वोल्टेज दे रखी है। अब मेरे को थेवेनिन में निकालना होता है तो क्या करना होता है, वोल्टेज को चेंज करना होता है। चेंज किससे करना होता है, अगर वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे को करंट सोर्स दे रखा होता, जैसे ये दे रखा है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ये ओपन वायर, ठीक है। और बाकी का सर्किट एज इट इज ऐसे ही। वो अभी थेवेनिन में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्या है एक्चुअली। बट ये आपको नोट करके रखना है, जब वोल्टेज होगी उसको आपको इससे चेंज कर देना है, जो करंट होगा उसको आपको इस सिंबल से चेंज कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम थेवेनिन में। थेवेनिन में होता क्या है, इट इज अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। जहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो RTH के साथ और RL के साथ सीरीज में होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके एग्जैक्टली उठ के क्वेश्चन आता है, पूछता है वो स्टेटमेंट क्या है। तो मैं आपको स्टेटमेंट भी बताता हूँ। तो इसके आगे की स्टेटमेंट, इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क consisting of a voltage source and resistance R,
can be converted into a simplified circuit where voltage VTH, that is Thevenin's voltage, will be in series. So, in series with resistor with resistance with resistance RTH, that is Thevenin's resistance. अब इसमें निकालना क्या होता है हमें? इसमें हमें एक तो निकालना होता है IL, दैट इज लोड करंट। हमें हमारे और हमें निकालना होता है VTH, और हमारे पास हमें निकालना होता है RTH। जो RL होता है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, वो हमेशा गिवन होता है हमें। ठीक है, ये इसकी जो है मैंने टर्म्स दे रखी है, क्या क्या मतलब है इनका। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है आरटीएच निकालने का? सबसे पहले हम निकालते हैं आरटीएच। क्या होता है? रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। अब जैसे मेरे को बोल रखा है कि हमें इसके अक्रॉस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है ना एक आउटपुट जैसे साइन बना दूंगा कि यहाँ पे जो है हमारा ये हमें निकालनी है। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। ये मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? इससे। आउटपुट, इसको एक तरह से आउटपुट बोल सकते हैं हम, ए और बी पॉइंट का। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। ये क्या है? भी ऊपर बताया था, ये वाला जो नोट है। ठीक है ना, और उसके बाद जितनी भी रेजिस्टेंस बचेगी बाकी की, उनको जो है हमें पैरेलल में है, सीरीज में है, कैसे है, उनको सॉल्व करके हमारा आरटीएच आ जाएगा। और राइट, फिर प्रोसीजर आता है हमारा वीटीएच निकालने का। सबसे पहले क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस हटानी है। ठीक है, सेम मेथड, ये वापस उसमें आ जाएगा सर्किट में हमारा। ठीक है, कन्वर्ट ऑल करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। क्यों? क्योंकि हम वीटीएच निकाल रहे हैं, दैट इज थेवेनिन्स वोल्टेज, हमें करंट सोर्स का कोई मतलब नहीं है इसमें। उसके बाद हमें केवीएल अक्रॉस ए बी टर्मिनल, जैसे यहाँ पे हमारा ए बी टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसको हमने जो है एज इट इज रखा। आरटीएच जो है ये हमारा निकल गया। अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है वीटीएच निकालनी है। तो वीटीएच के लिए हम अब केवीएल कैसे लगाएंगे? जो डायरेक्शन, अगर बैटरी की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब हम जो है केवीएल इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में होता है। केवीएल जो है आप 12th में भी कर चुके हो बहुत बार, इसलिए मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव डायरेक्शन से निकले, मतलब पोटेंशियल जो है नेगेटिव से बढ़ा है तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसका एरो जो है करेक्टेड एरो ये है, यस। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि हमारा नेगेटिव आ गया। ये आपका रजिस्टर का होता है। रजिस्टर के पहले तो आते गए सिर्फ आर नहीं लिखोगे, आई आर लिखोगे। क्यों? हम पोटेंशियल करते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल कैसे? अब आई आर जो है इस डायरेक्शन में अगर करंट ट्रैवल कर रहा है और हम भी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव आती है वैल्यू। मतलब जो भी हम आई आर लिखेंगे उसको माइनस करेंगे पूरे इक्वेशन में। और अगर हम उल्टे ट्रैवल कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ना ये सॉल्व कर रखा है आपके लिए। अब इसमें करना क्या है, बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम डिटरमाइन करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। अब ये 2 ओम रजिस्टर क्या है हमारा? ये हमारा आर एल, लोड रेजिस्टेंस, ये दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है ना, हमें आर एल दे रखा है 2 ओम। तो 2 ओम पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये ए और बी वाला सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, इसके अक्रॉस हमें निकालना है करंट। आरटीएच कैसे निकालेंगे हम? जैसे मैंने बताया था, अब देखो, ये करंट सोर्स था, ये आपका करंट सोर्स था, ये आपकी ओपन वायर हो गई। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स था, ये आपकी क्लोज्ड वायर हो गई। यहाँ पे दिस विल बी द क्लोज्ड वायर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम आरटीएच निकाल लेंगे। आरटीएच आपका आ गया 8.75, ये सीरीज और पैरेलल वाले तरीके से। अब वीटीएच के लिए क्या करना है? वीटीएच के लिए
नाउ फॉर वीटीएच कन्वर्ट करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। हमारा करंट सोर्स कौन सा था? हमारा करंट सोर्स था 7 एम्पियर वाला। 7 एम्पियर के साथ कौन सा? 5 एम्पियर वाला पैरेलल में। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में। तो 5 ओम जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे सीरीज में, और ये इंटू हो गए 35 वोल्ट हो गया। अब साइन का इसमें ध्यान रखना, करंट जैसे एरो इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव यहाँ आएगा और आपका नेगेटिव यहाँ पे आएगा। ए बी को आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि दो रेजिस्टेंस को हटा देना है। वोल्टेज आपकी यहाँ पे आ गई। अब इसको वीटीएच को कैलकुलेट कर लो आराम से। वीटीएच आपकी आ जाएगी 28.75 वोल्ट पूरे उसके लिए। अब इसको डाल दो फॉर्मूले में। आर एल आपके पास 2 ओम है। आर टी एच आपने ऊपर निकाला 8.75, वी टी एच आपने यहाँ पे निकाला, इसको पुट करो, आपका आई एल आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब सेम मेथड से आपको इसमें निकालना है, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। फाइंड द करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। इसमें देखो ये वाला जो करंट होगा इसको इसके साथ ये इसके साथ पैरेलल में, तो ये इंटू के 18 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर को यहाँ लाने का भी याद रखना, अगर यहीं पे छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। अब आता है आपका नॉर्टन्स थ्योरम। अब नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है उसकी स्टेटमेंट लिखते पहले। सो इसमें आती है एनी लीनियर बाइलैटरल network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistor। अब देखो, जो आपका थेवेनिन और नॉर्टन होता है ना वो एकदम सेम होता है, बस उसमें अलग क्या चीज़ होती है। इसमें जैसे हम वीटीएच निकालते हैं तो इसमें हम आई एन निकालते हैं। आपका सेम फॉर्मूला है, देखो आर एन इंटू आई एन क्या हो जाएगा, ये वीटीएच ही हो जाएगा एक तरीके से। प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। जो आर एन होता है आपका वो आर टी एच के इक्वल होता है, बस इसमें नॉर्टन्स आ जाता है, ठीक है। नॉर्टन्स जो है वो करंट निकालने के काम आता है, जो थेवेनिन है वो वीटीएच निकालने के यानी कि वोल्टेज निकालने के काम आता है। और जो आपका आई एन होगा वो आपका वीटीएच अपॉन में आर टी एच हो जाएगा। अब निकालना कैसे? देखो ये लिख रखा है वोल्टेज तो करंट अगर करना है तो उसके लिए नॉर्टन्स आता है, अगर करंट वाले सर्किट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए थेवेनिन आता है। प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ, जैसे आपने ऊपर करा था ये जो प्रोसेस है। सबसे पहले आरटीएस निकालोगे उसी तरीके से, आरटीएस तो सेम है आपका आरएन के इक्वल आ जाएगा, आरटीएस निकल गया। उसके बाद क्या करना है, वीटीएस निकालना है। वीटीएस निकल गया, आरटीएस निकल गया। ये दो वैल्यूज तो आपको सेम वैसे ही निकालनी है जैसे आपने उसमें थेवेनिन में निकाली थी, वैसे ही नॉर्टन के लिए भी निकालनी पड़ेगी। वहां से आपका आई एन आ जाएगा और आर एन आ जाएगा। आर एन जो है आरटीएच के इक्वल ही होगा, आई एन जो है आपका आपने वीटीएस निकाल लिया, आरटीएस निकाल लिया। इनमें वैल्यूज पुट कर दो, आई एन इंटू आर एन अपॉन में आर एन प्लस आर एल, ये आपका करंट आ जाएगा टोटल फ्रॉम द, जिसने मतलब जो भी लोड रेजिस्टेंस आपसे उसने पूछा कि इसमें से करंट निकालना है वो आ जाएगा आपका। तो अब करेंगे हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है? व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड इन अ लीनियर बाइलेटरल सर्किट। ठीक है, यानी मेरी जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है या वो इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, तो उस केस में जो मेरी पावर ट्रांसफर है वो मैक्सिमम होगी एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट में। लीनियर बाइलेटरल सर्किट क्या होता है हमारा? लीनियर एलिमेंट्स हो जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जैसे कि रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। बायलेटरल का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो जो मेरे उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका बिहेवियर चेंज ना हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा लीनियर बायलेटरल सर्किट। अब इसका प्रूफ भी आ जाता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये हमारा सर्किट है जिसके अंदर हम लोगों ने जनरेटेड वोल्टेज ली हुई है ईजी। ये मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड ये है मेरा लोड रेजिस्टेंस।
एंड अब सबसे पहले इसके थ्रू हम लोग पावर लिखते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन हो गई। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। इसके बाद हम लोग करंट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या होता है मेरा, V बाय आर। एंड मेरी वोल्टेज क्या थी, EG। एंड ये है मेरा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरी करंट की वैल्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करंट की वैल्यू पुट करेंगे पावर वाली इक्वेशन में, ऐसे। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू कब कैसे निकालते हैं हम लोग, उसे डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन उसको जीरो के इक्वल पुट करके हमें जो वैल्यू मिलती है उस पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा जो EG है, EG स्क्वायर, वो तो मेरा कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई हो रखा है दोनों केस में। इसके अलावा हम लोग इसमें डिविजन रूल लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने RL को डिफरेंशिएट किया है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। एंड ये मेरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यानी RL का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय R नॉट प्लस RL स्क्वायर माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे विच इज 2 टाइम्स R नॉट प्लस RL, क्योंकि RL के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, R नॉट तो हमारा कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा RL। एंड इस पूरे को EG स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू ही है, ठीक है। यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो 1 आएगी। तो फर्स्ट जो टर्म है हमारी R नॉट प्लस RL स्क्वायर इंटू में EG स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर इंटू RL इंटू 2 R नॉट प्लस RL, एंड नीचे मेरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, हमारे डिफरेंशिएशन की। नाउ अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो एज यू कैन सी ये फैक्टर जो है हमारा वहां जाकर के नलिफाई हो जाएगा, EG स्क्वायर भी। बचा क्या मेरा, R नॉट इज इक्वल्स टू RL। अब EG की वैल्यू तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज इनिशियली आपको कुछ तो इनपुट वोल्टेज देनी ही पड़ेगी। तो मेरा क्या आ जाता है, R नॉट इज इक्वल्स टू RL। तो इससे आई कैन से कि इस केस में मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस केसेस में एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले मेरे सर्किट के अंदर लीनियर एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि रेजिस्टर या कैपेसिटर। देन एटलीस्ट यू हैव टू और मोर देन टू सोर्सेस अवेलेबल इन द सर्किट, यानी मेरा जो सर्किट है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा सोर्सेस प्रेजेंट होने चाहिए, इधर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस केस में हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अब इसकी अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, with the help of superposition theorem we determine current in particular branch. This current is algebraic sum of all the currents flowing through that branch due to all the sources available in the circuit. अब ये कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसके अंदर डिफरेंट सोर्सेस प्रेजेंट है, वोल्टेज करंट या दोनों, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से मैं हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब हम ये करते कैसे हैं, आगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल जो सोर्स है उसके थ्रू कितना करंट मेरे सर्किट में मेरी उस ब्रांच के थ्रू पास कर रहा है उसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो मेरे सोर्सेस होंगे उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम हर एक सोर्स के थ्रू इंडिविजुअल करंट कैलकुलेट करेंगे एंड देन जो मेरी इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगी उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो मेरा टोटल करंट होगा जो कि उस ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं एंड उससे हमको चीजें और क्लियर होगी। ओहो, ओके, तो ये हमारा सर्किट है। इसके अंदर एक सोर्स ये है वोल्टेज सोर्स, एक सोर्स ये है, ठीक है। एंड हमें कैलकुलेट करना है करंट अक्रॉस, ओके। सो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके अंदर मेरे दो वोल्टेज सोर्सेस हैं, एक ही 12 वोल्ट की बैटरी है, एक ही 6 वोल्ट की बैटरी है, एंड हमको करंट निकालना है इस 6 ओम रेजिस्टर वाली ब्रांच के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि जो 6 वोल्ट वाली है
उसको शॉर्ट कर देंगे, यानी मेरा जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है। एक केस में हम लोग ये करेंगे एंड अगले केस में क्या करेंगे, हम लोग इस वाली ब्रांच को शॉर्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे हम लोग एक प्लेन वायर लगा देंगे एंड यहाँ पर एक बैटरी एज्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसे करके दो केसेस बनेंगे एंड इन दोनों केसेस में हम लोग 6 ओम के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसे कैलकुलेट करेंगे। देन उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, मेरा नेट करंट होगा, जो कि इस टोटल सर्किट के अंदर मेरी 6 ओम वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला केस है हमारा, हमने 6 वोल्ट वाले को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, अज्यूम करते हैं यहाँ से कुछ I1 करंट जा रहा था, वो आगे जाकर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर I1 डैश करंट जा रहा है। ठीक है, अब I1 डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले I1 यानी कि जो मेरा इनिशियल करंट है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मेरा ये रेजिस्टेंस का रेशियो, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज अपॉन में मेरा जो नेट रेजिस्टेंस है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कैसे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा 3 ओम और 6 ओम है ये पैरेलल में कनेक्टेड है एंड इनका पैरेलल कनेक्शन जो है वो 9 ओम रेजिस्टर के साथ में सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अपॉन में 3 पैरेलल विद 6 प्लस 9 इंटू में 3/9, 3/9 यहाँ से आया और यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करके हमको 4/11 मिलेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट केस पे जाते हैं जिसमें हम लोग 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है उसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने एक प्लेन वायर लगा दी। अब हम लोग 6 वोल्ट की वजह से जो करंट पास हो रहा है मेरा इस वाली ब्रांच से उसको कैलकुलेट करेंगे। I2 डैश की क्या वैल्यू होगी, I2 यानी नेट करंट इनटू में रेशियो। ठीक है, एंड नेट करंट कैसे निकलेगा, वोल्टेज 6 वोल्ट अपॉन में जो मेरा नेट रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके मेरी वैल्यू आ गई 6/11। तो अब मेरा जो नेट करंट आएगा सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, जो कि मेरा आ गया 10/11 एम्पियर। यानी जो मेरा इनिशियल केस था, यानी मेरा जो टोटल ये सर्किट है इसमें 6 ओम वाले रेजिस्टर के थ्रू मेरे 10/11 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एक क्वेश्चन आप ये ट्राई कर सकते हैं खुद से, इसमें भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी। एंड इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, जो कि ईएस में काफी यूज होती है। सबसे पहला क्या है मेरे, नोड्स। नोड्स क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस मीट्स, दैट पॉइंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड अ नोड। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मिल रही हैं, जैसे कि ये भी मेरा एक नोड हो गया। ठीक है, ये भी मेरा एक नोड हो गया, तो ये है मेरे नोड्स। देन आता है हमारा जंक्शन, when 3 or more than 3 branches are meeting at a point, that point is known as junction। यानी एक पॉइंट जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हैं, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा एक जंक्शन है, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा एक जंक्शन है। ठीक है, अगला ब्रांच, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बाय लाइन सेगमेंट इज नोन एज ब्रांच। यानी कोई भी एक लाइन सेगमेंट जिसमें जो भी मेरे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है सर्किट में उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसके बाद अगला है मेश। मेश क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी बड़े या कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड कनेक्शन है, जहाँ पर और अदर कनेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी सबसे स्मॉलेस्ट लूप कह सकते हो आप एक तरह से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक मेश। लूप क्या होती है हमारी, लूप होती है कि एक सबसे बड़ा जो कनेक्शन है हमारे पूरे सर्किट के अंदर उसको हम लोग लूप बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर और छोटे छोटे जो कनेक्शंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक ये एग्जांपल ले लो, इसके अंदर अगर मैं मेश की बात करूं तो मेरी मेश कितनी प्रेजेंट है, एक तो ये है, एक ये मेरी मेश है, ABEFA। ठीक है, एक मेश मेरी ये भी है, BCDEB, ये भी मेरी एक मेश है। ठीक है, तो ये दो मेश प्रेजेंट है इसके अंदर।
अब लूप क्या होगा? लूप यानी मेरा एक मेजर लार्ज कनेक्शन जो है वो क्या है मेरा इसमें, ए बी सी डी ई एफ ए, यानी ये जो पूरा मेरा कनेक्शन है ये क्या है, मेरा एक लूप है। ठीक है। अगला नोड, नोड कौन कौन से हैं? ए, एफ, सी एंड डी। जंक्शन बी एंड ई। ठीक है। अगली कुछ टर्म्स है, केसीएल और केवीएल। केसीएल क्या है? इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of incoming current and outgoing current is equal to zero at a node or a junction। यानी कि मेरा अगर एक सर्किट है उसके अंदर अगर एक नोड के अंदर करंट आ रहा है, यानी किसी ब्रांच से करंट आ रहा है नोड के अंदर, तो जो करंट आया था, जो इनकमिंग करंट था, वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी नोड या जंक्शन में करंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है। केवीएल क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the voltage sources and voltage drop is zero in a mesh or a loop। यानी मेरा अगर कोई mesh या loop है, यानी मुझे पूरी लूप लेनी है, उसके अक्रॉस अगर मैं टोटल सम करूँ वोल्टेज सोर्सेस और वोल्टेज ड्रॉप्स का, तो वो मेरा हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ठीक है। एंड अब हम एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं केसीएल और केवीएल पे। ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन करंट इन ऑल ब्रांचेस यूजिंग नोडल एनालिसिस, यानी कि केसीएल। अब एक बार ये न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं आपकी इक्वेशंस बना देती हूँ। सबसे पहले हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहाँ पे नोड्स क्या क्या हैं। एक मेरा ये है नोड, एक ये है एंड एक ये है। मुझे बेसिकली क्या करना है, ये भी नोड्स हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बेसिकली हर एक ब्रांच के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो इतनी नोड्स के अंदर अगर मैं नोडल एनालिसिस लगा दूंगी तो वो इनफ होगा। तो एक एक करके हर एक की इक्वेशन लिखते हैं हम। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं नोड ए में लगाऊं तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर मेरा एक करंट सोर्स है 10 एम्पियर का, एंड यहाँ से मेरा जो करंट है वो इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले नोड ए में लगाएंगे। इनगोइंग एंड आउटगोइंग को हमको बेसिकली इक्वल करना है। ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने रीजन में मेरे पास सिर्फ ये एक सोर्स है, तो मेरे करंट की वैल्यू होगी 10। 10 इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होगी मेरी? वी ए माइनस वी बी, क्योंकि यहां से जो है मेरा करंट जा रहा है एंड इस नोड तक जाएगा, अपॉन में जो इनके बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है दैट इज 10। ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी। अब हम लोग लगाते हैं नोडल एनालिसिस नोड बी पे। ठीक है। तो नोड बी पे एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ एंड एक बार यहाँ, इन तीन ब्रांचेस में लगाएंगे। ठीक है। एंड सिंस यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या फिर मेरा कोई भी करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा जो नेट वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल होगी। ठीक है। तो जीरो इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस ब्रांच में लगाते हैं, वी बी माइनस वी ए अपॉन 10, यानी इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस मेरी 10 है। देन यहाँ लगाएंगे प्लस वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाय 20 प्लस वी बी माइनस जीरो, यहाँ ग्राउंड है तो यहाँ हम वोल्टेज जीरो लेते हैं। ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, एंड इस सब की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल थी। ठीक है। यानी हमने बेसिकली हर एक ब्रांच में इंडिविजुअल करंट निकाला है एंड उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे ना कोई वोल्टेज सोर्स है ना कोई करंट सोर्स है। तो मेरा बी में भी नोडल एनालिसिस लग गया। एक इक्वेशन मेरी ये है, एक इक्वेशन मेरी ये है। ठीक है। अब ऑल्सो वी सी की वैल्यू हमारी 100 वोल्ट है, यानी ये जो है यहाँ पर जो है वीसी की वैल्यू डायरेक्टली 100 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई और सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ना यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, ना यहाँ कोई रेजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है। तो यहाँ पर मेरी वीसी की वैल्यू 100 वोल्ट ही रहेगी, जो कि मैं यहाँ पुट करूंगी। वीसी की वैल्यू पुट करके मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी वी ए और वी बी की टर्म्स में। ठीक है। तो मैं वी ए और वी बी की टर्म्स में दो इक्वेशंस मिल गई। देन हम लोग हमारा आंसर कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। यहाँ से हमारे वोल्टेजेस की वैल्यू आएगी, देन हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल करंट्स निकाल देंगे। देन मैंने एक साइड में क्वेश्चन दे दिया आपको केसीएल का, यहाँ पर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज देख लेते हैं।
हमारे जो करंट और वोल्टेज सोर्सेज होते हैं ना, उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, एक होता है हमारा डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जो मोस्टली हम लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बैटरी हो गई, या फिर कोई फिक्स्ड हमारा करंट सोर्स हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी सर्किट में मान लो 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दूं, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो ये भी मेरी एक फिक्स है, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब कुछ होते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस, यानी कि वो वोल्टेज या करंट की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं कि उनके थ्रू कितना करंट या वोल्टेज पास होगा, ठीक है। तो जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, ये कितने 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेरी वैल्यू है, वो क्या हो रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, या फिर जो मेरी वैल्यू है वो करंट पे डिपेंड कर रही है। अब वैल्यूज भी या तो करंट की डिपेंड कर सकती है या वोल्टेज की डिपेंड कर सकती है। तो इस तरीके से 4 हमारे टाइप्स है इसमें। सबसे पहला क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सेकेंड है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। थर्ड इज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एंड फोर्थ इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। बेसिकली अगर सर्किट में ये लगा है, तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच या फिर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर से जो करंट मेरे पास हो रहा है, हो सकता है उस पर डिपेंडेड हो, ठीक है। यानी सर्किट में कोई और करंट या वोल्टेज की वैल्यू पे मेरी उस सोर्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंडेड होती है। जैसे मेरा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है, इसके अंदर जो उसके थ्रू पास होगा ना, मेरा करंट होगा, वो 3 टाइम्स I1 होगा। यानी I1 मेरा उस सर्किट के अंदर कोई करंट होगा जो किसी पर्टिकुलर ब्रांच से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी उस सोर्स से मेरा 3 टाइम्स ऑफ I1 करंट फ्लो होगा। सिमिलरली अब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी अगर ये मैं कहीं लगाऊं, तो उसके थ्रू कितनी वोल्टेज फ्लो होगी, कितनी वोल्टेज देगा वो, जितनी किसी भी रैंडम ब्रांच, मैंने I1 एक अजम्पशन ली है कि किसी ब्रांच के थ्रू मेरा जो है उतना करंट जा रहा है, तो जो मेरी वोल्टेज होगी उस सोर्स के थ्रू वो 3 टाइम्स I1 होगी। वैसे ही वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, उस सोर्स के थ्रू 3 टाइम्स ऑफ V1। एंड वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स में, अगर वो सोर्स लगा है तो उस सर्किट में उस सोर्स के थ्रू 3 टाइम्स ऑफ V1 वोल्टेज, 3 टाइम्स ऑफ V1 करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट बताए थे उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, वो एग्जाम्स में ज्यादा पूछते हैं। बाकी कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं और थ्योरम्स हैं, उन्हें भी कर लेना, बिकॉज वो 1 या 2 मार्कर्स में पूछ लेते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, नाउ साइनिंग ऑफ, बाय।